तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको रिफ्लेक्शन से रिलेटेड एग्जांपल्स बता रहा था। तो एक्चुअली में मैंने आप लोगों को समझाया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उस वक्त जो एक एग्जांपल है मिराज इन डेजर्ट्स, तो जैसे बच्चों मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैमल है ना। अब इस कैमल पर यहाँ पर मान लीजिए कोई मैन, ठीक है, और वो यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस पर कोई ट्री है उसको देख रहा है, कैमल है और इस कैमल पर ये मैन है और ये डिजर्ट्स में इस ट्री को देख रहा है। तो आपको ये क्लियर है कि यहाँ पर जो सैंड है उसका टेम्परेचर काफी हाई होगा, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी उसका भी टेम्परेचर काफी हाई होगा। जब टेम्परेचर हाई होगा तो डेंसिटी काफी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा, फिर रेयरर मीडियम होगा। तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम, और इसके कंपेयर में यहाँ की एयर जो होगी वो डेंसर होगी, इसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होगा। अब इस ट्री से जो रेज है वो ऐसे आ रही है, कहां से कहां एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम टू रेयरर। और जिन रेज के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल से, उन सब का क्या होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये सारी रेज यहां जाएंगी और ये सारी रेज जो है वो आती हुई यहां से अपीयर होगी। तो यही ट्री जो है डिजर्ट में इस मैन को इन्वर्टेड नजर आएगा। दिस इज कॉल्ड मिराज इन डिजर्ट्स। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसा ही नेक्स्ट होता है मिराज इन कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज में भी सेम यही चीज होगी। कोल्ड कंट्रीज में यहां पर ये मान लीजिए कोल्ड है, यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है। अब यहाँ पर मान लीजिए ओशियन है, आइस है, और इस तरीके से मान लीजिए कोई बड़ा शिप है। मैंने हालांकि बोट बनाई हुई है, पर मान लीजिए कोई शिप है। अब डेफिनेटली आप देख रहे हैं ये आइस है, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी उसका टेम्परेचर काफी कम होगा। टेम्परेचर काफी कम मतलब डेंसिटी क्या होगी, काफी हाई होगी, मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे, तो ये डेंसिटी या डेंसर मीडियम होगा। और ऊपर जो है ये रेयरर मीडियम होगा। अब इस शिप से, ये शिप है बच्चों, अब इससे जो रेस है ऐसी जा रही है डेंसर टू रेयरर मीडियम, और इनके लिए जो भी जितनी रेस जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा उन सब का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी रेस यहां से आती हुई अपीयर होगी। तो ये पूरा का पूरा जो शिप है ये इस तरीके से हवा में ऐसा उल्टा हुआ लटका हुआ उसको नजर आए। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको पूरा का पूरा शिप ऐसा एयर में उल्टा हवा में लटका हुआ नजर आए। तो ये भी एक्चुअली में किसका एग्जांपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ऐसे ही ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ये इस तरीके से वायर होते हैं, और अब तो आपको इनका यूज भी बहुत ज्यादा पता है ना। जो नेट है, नेट सिग्नल्स, इंटरनेट सिग्नल्स वो ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू जाते हैं।
सर्जरी वगैरह में भी इसका यूज होता है। सामने कैमरा लगा देते हैं, मान लीजिए पेट में कुछ प्रॉब्लम है, वहां देखना है तो डॉक्टर्स जो लोग हैं, सर्जन्स वगैरह, वो उसमें डाल देते हैं, कैमरा लगा रहता है तो उससे इजीली फोल्ड कर सकते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर ये जो इसकी आउटर लेयर, इसमें स्पेशल पैंट की कोटिंग कर दी जाती है और अंदर ये रहता है, ये डेंसर रहता है, डेंसर। अब जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है उसका रेस ऐसी आती है, डेंसर टू रेयर, तो डेफिनेटली क्या होने लगता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस तरीके से रेस बाहर निकलती है। तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं। अब एक नेक्स्ट मुझे और बताना है आपको कॉन्सेप्ट, वो है फिश आई व्यू। तो फिश आई व्यू, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ये वाटर के अंदर यहाँ पर फिश है, तो उसको ये कितना स्पेस, जब वो ऊपर देखी तो कितना दिखाई देगा, पर इसको समझाने के लिए ज्यादा अच्छा कि एक मैं बल्ब का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए स्विमिंग पूल के अंदर बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। अब इस बल्ब से रेज आ रही है ऐसी वाटर से एयर में, ये वाटर हो गया और ये एयर हो गया। तो जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझाया है। और जो रे क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होगी उसके लिए जरूर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 90। और इसके बाद क्या होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा मैं इस साइड बता रहा हूँ वैसा इस साइड भी होगा। एक्चुअली वाटर सरफेस पे इसका पूरे सरफेस पर ऐसा होगा। ये जो इनसाइड का पोर्शन है यहाँ से रेज ऐसे बाहर निकलेगी, लेकिन क्रिटिकल एंगल के बाद वाली रेज जो है उनका क्या होने लगेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब यदि अपन बात करें तो इस बल्ब से जो लाइट है वो स्विमिंग पूल के कितने सरफेस से बाहर निकल रही है, इतने सरफेस, इतना सरफेस पर इल्यूमिनेटेड रहेगा। इसकी जगह यदि फिश है तो केवल उसको इतना एरिया जो है वो दिखाई देगा, बाकी पोर्शन नहीं दिखाई देगा। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सर्कुलर होगा, और इस सर्कल का रेडियस सपोज आर। ये जो बल्ब है उसकी डेप्थ मान लीजिए h, और ये जो दिख रहा है आपको हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये r, ये c है तो ये एंगल c होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये r है, ये h है, तो डेफिनेटली ये जाएगा रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यदि हम साइन सी लें तो मैंने आपको समझाया हुआ है, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। अब इस ट्रायंगल में साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो r अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। तो रेसिप्रोकल कर दिया, सेपरेट डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर। ये r स्क्वायर कैंसिल होकर हो गया 1। तो अब ये जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर।
या h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 या r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर दिया, फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 मींस r इज इक्वल टू रूट ओवर सॉरी h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इस बल्ब की लाइट से जितना एरिया ग्लो करेगा स्विमिंग पूल का सरफेस, उसका रेडियस होगा r इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ये जो सरफेस ये सर्कुलर है, यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका एरिया कितना होगा, तो आप डेफिनेटली बोलेंगे एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल आप लोगों को पता है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो डेफिनेटली एरिया A इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इतना एरिया जो है वो वाटर सरफेस जो है इस बल्ब की लाइट से इल्यूमिनेटेड रहेगा, ग्लो करेगा। या यदि फिश है तो उसको वाटर सरफेस का इतना एरिया जो है वो विजिबल रहेगा और इसके बाद का एरिया विजिबल नहीं रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो बच्चों में हट जाता हूँ, आप इस डेरिवेशन को देख लीजिएगा। रेडियस का फॉर्मूला r इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1 और एरिया का फॉर्मूला है पाई इंटू h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? A ray of light is incident on water at an angle of 30 degree on a water air plane surface. Find angle of refraction in the air. तो इसका मतलब ये है कि जो रे है वो वाटर से एयर में जा रही है, वाटर टू एयर, डेंसर टू रेयर, डेविएट हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द एयर, इसका मतलब रे का डायरेक्शन वाटर टू एयर है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, वाटर से एयर में जा रही है। तो बाय स्नेल्स लॉ हो जाएगा W mu A is equal to sin I upon sin R। फर्स्ट मीडियम वाटर, सेकंड मीडियम एयर। क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या होता है 1 mu 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट मीडियम वाटर है, सेकंड मीडियम एयर है। अब W mu A तो ये जाएगा 1 upon A mu W by principle of reversibility। I की वैल्यू जाएगी 30 अपॉन साइन R। अब A mu W की वैल्यू गिवन है 4/3। वैसे जनरली दी नहीं रहती, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन को पता होना चाहिए। तो ये जाएगा 1 अपॉन 4/3 साइन 30 1/2 अपॉन साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते 1/2 इंटू 4/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन R इज इक्वल टू 4/2 से ही कैंसिल कर दो, तो R ये रहेगा 2/2। तो R इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2/3 आंसर साइन इनवर्स 2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्टरनेट क्वेश्चन करता हूं मैं। ऑल्टरनेट क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, जो डाउट्स होंगे बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3, a tank contains a slab of glass 8 centimeter thick and of refractive index 1.6. Above this is a depth of 4.5 centimeter of liquid of refractive index 1.5, and upon this floats 6 centimeter of water refractive index 4/3. To an observer looking down from above, what is the apparent position of a mark on the bottom of a tank? तो ये टैंक हो गया, और इस टैंक में बोला गया है ये the tank contains a slab of glass 8 centimeter thick, 8 centimeter, refractive index 1.6, 1.6, और फिर बोला है लिक्विड 4.5 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और इसके ऊपर वाटर 6 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3. To an observer looking down from above, what is the apparent position of the mark on the bottom of the tank? ये मार्क, और इसकी हमको फाइंड करना है apparent position, apparent depth. तो हमको पता है, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, h dash is equal to summation of h by mu. तो h dash is equal to h1 by mu1 plus h2 by mu2 plus s3 by mu3. So s dash is equal to h1 1.6, mu1 8, mu1 1.6, h2 4.5, 1.5 mu2, and s3 6, mu3 4/3, 4/3. इसको सॉल्व कर लेंगे तो s dash is equal to पॉइंट हटेगा ऊपर जाएगा 80/16, फिर 45/1.45/15 होगा 3, और ये 3 ऊपर जाएगा 18/4, 18/4. तो इसका मतलब s dash is equal to ये 5 जाएगा प्लस 3 प्लस 9/2, 4.5, s dash is equal to 5 plus 8, 12.5. तो यहाँ का जो मार्क है वो कितनी डेप्थ पर दिखाई देगा? टॉप सरफेस से 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर. तो बच्चों यहाँ पर मुझको थोड़ा डाउट हो रहा है. हाँ तो ठीक है ना, ये तो एपरेंट पोजीशन आ रही है टॉप सरफेस से 12.5. यदि आप यहां से बोलेंगे डेल एच फ्रॉम बॉटम, तो डेल एच इज इक्वल टू तो एक्चुअली में बच्चों ये क्या हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है पूरा डेल. भाई डेल एच यदि अपन को बॉटम से बताना है तो पूरी डेप्थ ये h माइनस s डैश, h माइनस s डैश, h मतलब ये पूरा कंप्लीट, ये कितना आ जाएगा
6 plus 4.5 plus 8 minus S dash 12.5, तो ये कितना हो जाएगा? डेफिनेटली 6 बचेगा। तो यदि बॉटम से आप बोलेंगे तो 6 आएगा, टॉप से बोलेंगे तो कितना? 12.5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैलकुलेट द critical angle for an air glass surface and second an air water glass surface and third water glass surface. First air water, first क्या है? critical angle, air glass, सेकंड होना चाहिए एयर वाटर और थर्ड होना चाहिए वाटर ग्लास, ऐसा होना चाहिए। तो एयर ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? तो अपने को फॉर्मूला पता है, साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू। व्हाट इज म्यू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। हमको ये मालूम है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल, वो होता है साइन सी इक्वल टू 1 बाय म्यू। ये म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यदि हम फर्स्ट, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है, एयर ग्लास, फर्स्ट एयर ग्लास, इसके लिए लेते हैं तो साइन सी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, एयर ग्लास में ज्यादा डेंसर ग्लास हो गया और एयर क्या होगी? रेयरर, तो डेफिनेटली यहाँ क्या आएगा? ए म्यू जी, ऐसा आ जाएगा। तो इस कंडीशन में साइन सी 1 इज इक्वल टू, है ना, एयर ग्लास के लिए जैसे हमने यहाँ लिखा है, तो ये शायद आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो साइन सी 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए म्यू जी, क्योंकि आर म्यू जी होता है, आर एयर और ग्लास में रेयर मीडियम एयर है, डेंसर ग्लास है, ऐसा जाएगा। अब C1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन ए म्यू जी। बच्चों इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, 1.5 होता है, 1.5 का मतलब 3/2, तो ये जाएगा 3/2। तो C1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होगी, किसके लिए है? एयर ग्लास पेयर के लिए। तो सेकंड बोला है एयर वाटर, तो इसके लिए जाएगा C2 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, ये जाएगा ए म्यू डब्ल्यू, जैसा मैंने यहाँ लिखा ना C1 साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू था, तो C1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय म्यू, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा। अब ये C2 की वैल्यू जाएगी साइन इनवर्स, वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, तो C2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/3। ये सेकंड आंसर हो जाएगा, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। अब थर्ड अपना बचता है, थर्ड वाटर ग्लास पेयर, वाटर ग्लास पेयर। तो अपन इसको देखते हैं, पहले आप लोग उसको इतना कॉपी कर लीजिएगा। बच्चों
ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट था, इसका थर्ड पार्ट, वाटर ग्लास पेयर, यदि हम बोलते हैं वाटर ग्लास पेयर के लिए, तो इस कंडीशन में साइन C3 इक्वल टू 1/μ, W म्यू जी होगा, क्योंकि वाटर जो है वो कंप्लीटली रेयर मीडियम होगा। तो इसका मतलब C3 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ W म्यू जी, या C3 इक्वल टू साइन इनवर्स, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको लिख सकते हैं G म्यू W, या C3 इक्वल टू साइन इनवर्स refractive index of water with respect to glass. So C3 is equal to sin inverse. Water का refractive index 4/3, glass का 3/2, और इसलिए C3 is equal to sin inverse 2 ऊपर जाएगा तो 8/9। ये आपका थर्ड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.62. If the reflected and refracted rays mutually perpendicular, find the angle of incidence of the ray. The ray of light is incident on glass plate of refractive index 1.62. ये ग्लास प्लेट और यहाँ पर रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है, ये पार्शियली रिफ्लेक्शन पार्शियली रिफ्रैक्शन, ये हमको क्वेश्चन में 90 डिग्री के बारे में हमको फाइंड करना है आई। क्वेश्चन में यदि आप ध्यान दें तो क्वेश्चन है, ray of light is incident on glass plate of refractive index 1.62. इसका refractive index 1.62. If the reflected and refracted rays are mutually perpendicular, find the angle of incidence of the ray. तो बच्चों यदि ये I है तो ये भी I होगा बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहां पर ये मान लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, तो बाय स्नेल्स लॉ म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब म्यू मतलब A म्यू G, तो ये जाएगा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब A म्यू G 1.62 साइन I अपॉन साइन R। या R की वैल्यू कितनी होगी, तो चलिए अभी तो फिलहाल R ही लिखिए, पर आपको मालूम है नॉर्मल है, ये I है, ये 90 है, ये R है, और ये पूरी लाइन है, ये पूरा एंगल 180 होगा। तो आप क्या बोलोगे, I प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180। I प्लस 90 प्लस R पूरा 180 होगा। तो R इज इक्वल टू 90 ट्रांसफर करोगे तो 180 माइनस 90, 90 माइनस I। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दो तो 1.62
साइन आई अपॉन साइन आर, आर की जगह 90 माइनस आई, साइन 90 माइनस आई। तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू 1.62, अब ये जाएगा 1.62 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई, तो साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस आई 1.62 इज इक्वल टू 10 आई, इसका मतलब आई इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1.62, 1 होता तो 45 बोल देते अपन, 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब आई की वैल्यू भी 45 से ज्यादा होगी। यहाँ आंसर में दिया 58 डिग्री 24 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 9, a vessel 20 centimeter deep is filled with of refractive index 1.37 and the other half is filled with water of refractive index 1.33. Find the apparent depth of vessel when viewed from above. जो वेसल है वो 20 सेंटीमीटर डीप है, हाफ का मतलब 10 सेंटीमीटर और नेक्स्ट हाफ का मतलब 10 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.37 और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33. Find the apparent depth of vessel when viewed from above. ये जो डेप्थ है apparent depth, रियल डेप्थ नहीं हो गई, apparent depth यहाँ पर ये 8.8 पर दिखेगा apparent depth. H dash हमको फाइंड करना है, सिंपल H dash is equal to H1 by mu1 plus H2 by mu2. H dash is equal to H1 10 mu1 1.37 plus H2 10 mu2 1.33 means H dash is equal to, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, H dash is equal to 10 को कॉमन निकाल लें और यहाँ एलसीएम ले लें, 1.37 into 1.33 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.33 plus 1.37, H dash is equal to 10 into, अब बाकी बच्चे उसको सॉल्व कर सकते हो आप, हो जाएगा 60 70 2.70 आ रहा है डिवाइडेड बाय, है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.37 into 1.33, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको देखने मिलेगा जो आंसर दिया उससे मैच कर जाएगा, 14.8 आ जाएगा, S dash is equal to, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब बचता है क्वेश्चन नंबर 11। A tank contains a slab of glass 8 centimeter thick and refractive index 1.6. Above this is the depth of 4.5 centimeter of oil, and upon this floats a layer of water 6 centimeter thick of refractive index 4/3. To an observer, looking down bottom of the slab, calculate the refractive index of oil.
तो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर the tank contains slab of glass 8 centimeter and refractive index 1.6 और फिर आपने बोला about this depth of 4.5 centimeter of an oil 4.5 centimeter. And upon this floats a layer of water 6 centimeter thick, 6 centimeter, और refractive index 4/3. ऑयल का refractive index हमको नहीं पता, तो हमको ऑयल का refractive index फाइंड करना है. mu O is equal to question mark. ये अभी इस क्वेश्चन को अपन देखें और क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम दिख रही है अपन को. The tank contains of slab 8 centimeter thick, refractive index 1.6, along with the depth of 4.5 centimeter of an oil, and upon this floats a layer of water 6 centimeter thick and of refractive index 4/3. To an observer looking down bottom of the slab, calculate the refractive index of oil. तो यहाँ पर जब अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था तो अपना शायद आया था 12.5 आया था एपरेंट डेप्थ. बच्चों इस क्वेश्चन में एक्चुअली में एपरेंट डेप्थ की वैल्यू इनको देना चाहिए था, क्योंकि एक ही इक्वेशन बन पाएगा और एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं आ सकते. तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों ने देखा और मैंने सॉल्व किया था, तो एपरेंट डेप्थ टॉप सरफेस से जो आई थी डेप्थ वो 12.5 आई थी. वो यहाँ पर बोलना चाहिए था क्योंकि दोनों वैल्यूज मुझे सेम दिख रही है. तो एपरेंट डेप्थ इस क्वेश्चन में देना चाहिए था इनको एस डैश इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. मतलब ये जो बेस है वो यहाँ से कहाँ दिख रहा है 12.5 पर. तब हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल फाइंड करना चाहिए, तब कर पाएंगे. तो सिंपल सा है S डैश इक्वल टू समीशन ऑफ H by mu, मतलब H1 by mu1 प्लस H2 by mu2 प्लस H3 by mu3. तो H डैश हो जाएगा आपका 12.5, H1 हो जाएगा 8, mu1 हो जाएगा 1.6, H2 हो जाएगा 4.5, mu2 हो जाएगा mu4, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल प्लस H3 6 और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3. तो इन वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो एक ही इक्वेशन बन रहा है. इस इक्वेशन में सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, म्यू ओ की वैल्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल. नो डाउट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि नीचे वाली आपको नहीं दिख रही है जगह. मैं यहाँ पर कितने पोर्शन में लिख देता हूँ कि 12.5 is equal to 8/1.6 plus 4.5/mu4 plus 6/4/3. अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिएगा, सिंगल इक्वेशन इन म्यू ओ की वैल्यू निकल आएगी. यही जो नीचे वाली स्टेप है उसको मैंने यहाँ लिख दिया है. इसको आप सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल आप निकाल कर देख लीजिए 1.5 आएगा.